Hello students, a very good morning to one and all. This is the last lecture of first unit. In last classes we have covered the manufacturing consideration of design, in which first of all we have discussed about the design consideration of casting, then forging, then design consideration of machining, and now today we will discuss the design consideration of welded assemblies. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता है कि मशीन जॉइनिंग सॉरी वेल्डिंग में क्या होता है। वेल्डिंग इज नथिंग बट अ जॉइनिंग प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू मेटल सिमिलर और डिसमिलर मेटल कैन बी ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ with the application of heat without use of external pressure, without use of external filler materials. Okay, ये सारी चीज़ें आपने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ रखी होगी। यहाँ पे हमें बेसिकली जो फोकस करना है डिज़ाइन कंसिडरेशन पे फोकस करना है। जैसे लास्ट क्लास में भी जो आपका जो कास्टिंग थी, फोर्जिंग थी, या फिर जो आपका मशीनिंग थी, उसमें कुछ ना कुछ आपका प्रिंसिपल्स थे, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस थी। कौन कौन से कंपोनेंट में आपका ये यूज़ करते हैं हम लोग, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, कौन सा ऑपरेशन या कौन सा प्रोसेस आपको चूज़ करना चाहिए किस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ज्वाइनिंग द पार्ट्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स असेंबली। डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स इज एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट चैप्टर ऑन वेल्डेड जॉइंट्स। ये आपका एक्सप्लेन किया गया है। वेल्डेड जॉइंट जो चैप्टर है आपका, वेल्डेड जॉइंट है, फिर इसको थ्रेड है, ठीक है ना, वहाँ पे इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। बट इन द टुडेज आर्टिकल जनरल प्रिंसिपल इन डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड असेंबलीज आर डिस्कस्ड। आज हमने जो इसके जनरल प्रिंसिपल हैं या फिर कह सकते हैं जो गाइडलाइंस हैं उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द गाइडलाइंस आर एज फॉलोज। दे आर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल select the material with high weldability. Second one, use minimum number of welds. Third one is do not shape the parts based on casting or forging. Okay. Fourth one is the use standard components. Okay, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, थर्ड लेक्चर में। यूज स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वन इज अवॉइड स्ट्रैप्स, लैप्स एंड स्टिफनेस। अवॉइड स्ट्रैप्स, लैप्स एंड स्टिफनेस। ओके। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट प्रॉपर लोकेशन फॉर द वेल्ड। कहाँ पे पर्टिकुलर कहाँ पे वेल्डिंग करनी है, वो जोन कौन सा है, वेल्डेड जोन, थ्रोट सेक्शन कहाँ बनेगा, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, उसकी कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में पढ़ते हैं। ओके। प्रिस्क्राइब्ड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेल्डिंग, सीक्वेंस आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपका दैट मीन्स डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ वेल्डिंग में आता है, दैट मीन्स मेटल ज्वाइनिंग में। ओके, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं आपका सेलेक्ट द मेटल विद हाई वेल्डेबिलिटी। ओके। इन जनरल अ लो कार्बन स्टील इज मोर इजीली वेल्डेड देन अ हाई कार्बन स्टील। ऑब्वियस सी बात है, लो कार्बन स्टील में क्या होगा, कार्बन परसेंटेज कम होता है कंपेरिजन टू हाई आपका हाई कार्बन स्टील में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको उसको दैट मीन्स उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक पहुँचाना या मेल्टिंग जोन तक पहुँचाना, आपका मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचाना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। तो इसकी वेल्डिंग आपका ईजी हो जाती है लो कार्बन स्टील की। ओके। Higher carbon content tends to harden the welded joint, as a result of which the weld is susceptible to cracks. ये भी आपका जेन्युइन केस है कि ऑब्वियस सी बात है, हाई कार्बन स्टील में क्या हाई कार्बन स्टील में क्या होगा, आपका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, उसकी क्या बोलते हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो जब हार्ड रहता है तो क्या होगा, उसमें जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं उनके कारण से क्या होता है, आपका क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। फॉर ईज इन वेल्डिंग मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इज़ यूजुअली लिमिटेड टू 0.22%। दैट मीन्स यदि आप क्या बोलते हैं हाई कार्बन स्टील चूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपका मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज जो होना चाहिए आपका 0.22% होना चाहिए, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं होता है, ये आपको लो कार्बन स्टील में ही मिलता है, ठीक है। सेकेंड वन आता है आपका यूज मिनिमम नंबर ऑफ वेल्ड्स। यूज मिनिमम नंबर ऑफ वेल्ड्स दैट मीन्स कम से कम आपका दैट मीन्स ज्वाइंट होने चाहिए, कोशिश ये रहती है। डिस्टॉर्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन वेल्डेड असेंबलीज।
डिस्टॉर्शन आपने पढ़ रखा है, जब आपने वेल्डिंग पढ़ी है तो इसके डिफेक्ट्स जब आपने पढ़ा था, डिस्टॉर्शन आपने पढ़ रखा है। इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग करेक्ट शेप। इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग करेक्ट शेप, डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेज ऑफ फिनिश्ड असेंबली। दैट मीन्स जो आपका डिस्टॉर्शन है वो क्या क्या चीज़ें आपका कहाँ कहाँ पे डिफ़िकल्टी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेक्ट शेप को आपका प्रोवाइड करना ये टफ हो जाता है, उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग हो मिले ये आपको टफ रहता है, प्रॉपर टॉलरेंस नहीं हो पाता है आपका, ठीक है ना। जो भी आपका फिनिश असेंबली रहती है, दैट मीन जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम आपका क्रिएट करता है ड्यू टू डिस्टॉर्शन। ये किसके कारण होता है, जब आपका ज़्यादा नंबर ऑफ वेल्ड्स क्या है आपके ज़्यादा होते हैं। ओके, अब a metallic plate or component does not distort when it is heated or cooled as a total unit uniformly, and it has freedom to expand or contract in all directions. In welding, however, only the adjoining area of the joint is heated up, which has no freedom to expand or कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, यदि पूरा आपका जो भी पूरा कंपोनेंट है आपको उसमें पूरे में आपका हीट ट्रीटेड करते हैं तो आपका वो फ्री रहता है एक्सपेंड करने के लिए या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बट यदि उसमें क्या बोलते हैं आप पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जोन में यदि आप काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है ये फ्रीडम आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इन वेल्डिंग हाउएवर ओनली द एडजॉइनिंग एरिया द जॉइंट इज हीटेड अप व्हिच हैज़ नो फ्रीडम टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। Uneven expansion and contraction in the adjoining area and parent metal results in distortion when the distortion is prevented by clamping fixture। हमने बताया था थर्ड लेक्चर में आपका, जहाँ पे भी आपका ऐसा कहीं भी कंप्रेशन आपका ज़्यादा हो रहा है या एक्सटेंशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है हम लोग क्लैंपिंग फिक्सचर का भी यूज़ करते हैं। ओके, so when distortion is prevented by clamping fixture, residual stresses are built up in the parts and annealing is required to relieve these stresses। अब आपको सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही होंगी, याद आ रहा होगा कि हीट ट्रीटमेंट जो आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा था उसमें कई सारे प्रोसेस थे ना। दैट मीन्स क्या बोलते हैं हार्डनिंग क्या होती है ना, एनलिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है। तो एनलिंग क्या होती है, जहाँ भी मटेरियल आपका जहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेस आपका जनरेट होते हैं तो उनको आपका एलिमिनेट करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए क्या होता है हम वहाँ पे एनलिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब क्लैंपिंग फिक्सचर का हम लोग यूज़ करते हैं तो जिस प्रकार से रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होते हैं तो इस रेसिडुअल स्ट्रेस से बचने के लिए, दैट मीन्स डिस्टॉर्शन से बचने के लिए क्या होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है हम लोग एनलिंग करते हैं। ओके, since distortion always occur in welding, the design should involve a minimum number of welds and avoid over welding। okay, if will not only reduce the distortion but also the cost। इससे क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इससे खाली हम डिस्टॉर्शन से ही नहीं बचते बल्कि क्या होता है ओवरऑल उसकी लागत भी कम हो जाती है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज डू नॉट सेव द पार्ट्स बेस्ड ऑन कास्टिंग और फोर्जिंग। do not shape the parts based on casting और forging। क्या कहना चाह रहे हैं, दैट मीन्स उन पार्ट्स का हमें क्या बोलते हैं उन पार्ट्स को हमें शेप नहीं देना है जो कि पहले से ही कास्टिंग या फोर्जिंग से बने हैं। ओके, इन डिज़ाइनिंग a welded assembly to replace a casting, it is incorrect to duplicate its appearance or shape by providing protrusions, brackets and housing। क्लियर है, द डिज़ाइनर शुड अप्रिसिएट दैट वेल्डेड असेंबलीज आर डिफरेंट फ्रॉम कास्टिंग। ये तो क्लियर है आपको कि ऑब्वियस सी बात है जो वेल्डिंग फिनोमेना है वो कास्टिंग से टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं आपका उसको बिल्कुल मेल्ट कर देते हैं, आपका जो भी मेटल रहता है जिसको कास्ट करना होता है, फिर पर्टिकुलर आपका पैटर्न में जो पैटर्न के थ्रू जो आप कैविटी बनाते हैं उसमें मोल्टेड मेटल को आपको फिर करते हैं और जो डिजायर्ड शेप आपको चाहिए होता है वो आपको सॉलिडिफिकेशन के बाद मिल जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है आपको वेल्डिंग में इसको भी आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ले आते हैं, फाइबर्स इसके जो ग्रेन साइज है वो आपका चेंज होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या होते हैं उसमें प्रॉपर जो जिस टाइप की भी आपका वेल्डिंग कर रहे हैं, प्रेशर वेल्डिंग है या फ्यूजन वेल्डिंग है, ठीक है ना, उसके हिसाब से विद द एप्लीकेशन ऑफ ईट हम दो मेटल को हम लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, The designer should appreciate the welded assemblies are different from casting, having an appearance of their own. A correctly designed welded assembly is much lighter than the corresponding casting. It should reflect its lightweight characteristic, flexibility and economy of the
material. Okay. Next one is use standard components. The designer should specify standard sizes for plates, bars और रोल. दैट मीन जो भी हम लोग आपका जो भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं वहाँ पे मैं क्या करें, आपका स्टैंडर्ड साइज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करेंगे. तो क्या होगा वहाँ पे, कहीं भी मास प्रोडक्शन में आपका या कोई आइडेंटिकल पार्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रैंडमली आप कोई सा भी रैंडमली कोई सा भी आपका आप कंपोनेंट ले करके वहाँ पे असेंबली कर सकते हैं. ओके. So the designer should not specify standard sizes for plates, bars or roll section. Non-standard section involves flame cutting or plates and additional welding. Okay. Standard tubular sections should be used for torsional resistance. Okay. As far as possible, the designer should select plates of equal thickness for a butt joint. As far as possible, the designer should select प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस फॉर बट जॉइंट. बट जॉइंट के केस में इस पर देखिए आपने पढ़ा होगा लैब जॉइंट, बट जॉइंट, सारी चीज़ें आपको वर्कशॉप में. तो स्पेशली आपका जब बट जॉइंट की बात आती है तो वहाँ पे जो प्लेट की आपका प्लेट जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, आपका वो इक्वल थिकनेस की होनी चाहिए. यदि आप बेटर वहाँ पे बेटर वेल्डेबिलिटी चाहते हैं, बेटर वेल्डिंग चाहते हैं. ओके. फिफ्थ वन इज अवॉइड स्ट्रैप्स, लैप्स एंड स्टिफनर्स. ओके. द स्टिफनेस ऑफ द plate can be increased by making bends. ऑब्वियस सी बात है, बेंड्स बनाने से क्या होता है आपको वहाँ पे स्टिफनेस. दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी मटेरियल जितना ही स्टिफ होगा, दैट मीन स्टिफ और रिजिड दोनों डिफरेंट टर्म है. ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा. द स्टिफनेस ऑफ अ प्लेट कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग बेंड्स, indentations in the form of ribs or corrugations by press working. If at all a stiffener is required to provide rigidity to the plate, it should be designed properly with minimum weight. ऑब्वियस बात है, लाइट वेट होना चाहिए. ठीक है. यूज ऑफ अ सेपरेट स्टिफनर इन्वॉल्व एडिशनल वेल्डिंग, इंक्रीजिंग डिस्टॉर्शन एंड कॉस्ट. क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से. नेक्स्ट वन है आपका सेलेक्ट प्रॉपर लोकेशन फॉर द वेल्ड. पहले ही बोला था इसमें प्रॉपर आपका जो लोकेशन है आपका, दैट मीन जो वेल्डिंग जोन है आपका, वो उसको सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे पर्टिकुलर आपका जोन होना चाहिए. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेक्टिंग द करेक्ट लोकेशन फॉर अ वेल्डेड जॉइंट. द वेल्डेड जॉइंट शुड बी लोकेटेड इन एन एरिया वेयर स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शन आर नॉट क्रिटिकल. दैट मीन उस पर्टिकुलर जोन में आपको वेल्डिंग करनी होती है, जो वेल्डेड जोन होता है वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आपका क्रिटिकल ना हो. ठीक है ना. आल्सो इट शुड बी लोकेटेड एज सच अ प्लेस दैट द वेल्डर एंड वेल्डिंग मशीन हैज unobstructed access to that location. It should be possible to carry but pre-weld machining, post-weld heat treatment and finally weld inspection at the location of weld. Clear है यहाँ तक. Next one is prescribe correct sequence of welding. प्रिस्क्राइब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेल्डिंग. दैट मीन वेल्डिंग में क्या क्या कैसे कैसे ऑपरेशन है, वेल्डिंग के जो प्रोसेस है आपका उसका प्रॉपर सीक्वेंस आपका होना चाहिए. ओके. तो द डिज़ाइनर शुड कंसीडर द सीक्वेंस इन विच द पार्ट्स शुड बी वेल्डेड टुगेदर फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन. कम से कम डिस्टॉर्शन हो, इसके लिए क्या होना चाहिए आपका प्रॉपर सीक्वेंस आपका डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कैसे क्या करना है. ओके. दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स जॉब इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ वेल्ड्स. ओके. एंड incorrect sequence of welding causes distortion and sometimes cracks in the weld metal due to stress concentration at some point in fabrication. That means fabrication means जहाँ पे भी joining हो रही है यदि आपका proper sequence नहीं है आपका तो उसके कारण से distortion ही नहीं बल्कि कई बार क्या होता है वहाँ पे cracks भी generate होते हैं weld metal में. क्योंकि किस कारण से, due to distributes and balances the forces and stresses induced by a weld contraction. Okay. A correct welding sequence distributes a balance the forces and stresses induced by weld contraction. For example, to prevent angular distortion in a double V butt joint, the sequence of double V butt joint आपको पता होगा, अपने इसकी प्रॉपर ज्वाइनिंग की है लैब में. A sequence is recommended to lay welding runs alternatively
ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ज्वाइंट। दैट मीन अल्टरनेटिवली आप करते हैं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ फिर दूसरी तरफ। ओके, examples of incorrect and correct ways of welded designs are illustrated in following figure. Okay, it is necessary to prepare bevel edges of the components prior to welding operation. This preparatory work can be totally eliminated by making a slight change in the arrangement of components, which is shown in following figure B. Okay, many times fabrication is carried out by cutting steel plates followed by welding. Many times fabrication is carried out by cutting steel plates followed by welding. बिल्कुल देखा आपने। The aim of the designer is to minimize scraps in such process. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई मशीनिंग तो हो नहीं रही है जिससे आपको स्क्रैप्स निकलें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्रैप से बचा जाता है। ठीक है ना। This is illustrated in following figure 3.18. The circular top plate and annular bottom plate are cut from two separate plates, resulting in excess scraps as shown in figure 3.18. अब ये सारे डायग्राम आप देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह से आप कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। ठीक है ना, और इन डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है मेनली। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है ना, तो ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप एक बार देख सकते हैं। Making a slight change in design, the top plate and annual bottom plate can be cut from one plate, reducing scrap and material cost. ऑब्वियस बात है, स्क्रैप आपका कम से कम निकलेगा, तो जो भी आपका दैट मीन्स जो भी कंपोनेंट है आपका, जो भी मटेरियल आपका लग रहा है फुल्ली आपको उसमें यूज हो रहा है, तो वेस्ट नहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट भी आपकी सेव होगी, कॉस्ट भी कम रहेगी। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट्स रिजल्ट्स इन श्रिंकेज स्ट्रेसेज, ये भी क्लियर है आपका। ए मेथड टू रिड्यूस दिस एक्यूमुलेशन इज इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग फिगर। ये सारा डायग्राम आपका क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। जो भी आपका लैंग्वेज वहाँ पे दी हुई है वो यहाँ पे आपका ड्रॉ किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है ना, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ से आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट यूनिट आपका जो रहेगी, ठीक है ना, वो जो रहेगी आपका डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, वो भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है ना, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका द कंपोनेंट्स। एक तो जिसमें आपका क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट वहाँ पे आएगा, कीज़ वगैरह आएंगे। ठीक है ना, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। ठीक है ना, मोड्स ऑफ फेलियर पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड। इसमें कोई डाउट अभी तक आप एक बार देख लो, पूरा आपका थ्योरेटिकल गया है, यहाँ पे डायग्राम की विशेष प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।